प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम। हिंदी टेल बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज आप सुनेंगे श्रीलाल शुक्ल जी की लिखी उपन्यास राग दरबारी का 16वां भाग। उम्मीद है आपने इससे पहले के सारे भागों को सुन रखा है। अगर आपने नहीं सुना तो उसे आज ही जाकर सुने। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं आज के इस भाग को। एक छप्पर के नीचे जहां रात को भैंस बंधती थी, इस वक्त राख और पुआल के सहारे फर्श का गीलापन पोंछा जा रहा था। भैंस के पेशाब की गंध को जब राख ने दबा दिया तो पोंछने वाले को इत्मीनान हो गया कि फर्श साफ हो गया है। उसने राख के ऊपर एक लंबा चौड़ा टाट बिछा दिया। टाट पर उसने एक भड़कीली दरी बिछाई जिसके एक कोने पर लिखा था, न्याय पंचायत भीखमखेड़ा। दरी के बीच उसने एक लकड़ी की संदूक लाकर रखी और एक मैला सा बस्ता। उसके पास के चबूतरे पर जाकर उसने 2 बार में जितना थूक सकता था उतना थूका और एक बीड़ी सुलगा ली। न्याय पंचायत भीखमखेड़ा का अधिकार क्षेत्र शिपालगंज गांव सभा पर भी था। कुशहर प्रसाद ने अपने लड़के छोटे पहलवान पर मारपीट का मुकदमा चलाया था। आज उसकी तीसरी पेशी थी। पहले की 2 पेशियों में कुल इतनी कार्रवाई हुई कि कुशहर और छोटे हाजिर आए, पर पंचों के ना आने के कारण मुकदमा नहीं लिया गया। चबूतरे पर बैठकर बीड़ी पीने वाला न्याय पंचायत का चपरासी था। बीड़ी पीकर उसने दोबारा थूका, फिर टेढ़े होकर बदन तोड़ा और अपने आप से कहा, कहां मर गए ये लोग? जब उसका उत्तर किसी भी तरफ से नहीं आया तो उसने दूसरी बीड़ी सुलगा ली। उसके बाद 4 आदमी एक साथ आते हुए दिख पड़े। उनमें एक तो कुशहर प्रसाद थे, दूसरे छोटे पहलवान, बाकी 2 पंच थे। कुशहर प्रसाद की खोपड़ी पर घाव के 2 हल्के से निशान थे ताकि वे ठीक तौर से उभरकर निगाह के सामने आ सके, इसलिए उन्होंने खोपड़ी घुटा ली थी। इस तरह के नक्शे पर घाव के 2 पठार बड़ी आसानी से देखे जा सकते थे। वे लोग दरी पर बैठ गए। सिर्फ छोटे पहलवान छप्पर से हटकर खुले में धूप खाने के लिए खड़े रहे। एक पंच ने चपरासी से पूछा, सरपंच अभी नहीं आए? अभी कैसे आएंगे? चपरासी ने समझाया, शिपालगंज गए थे, तहसील में कुछ काम था, अटक गए होंगे। गपशप होने लगी। दूसरे पंच ने कुशहर प्रसाद से पूछा, अब तुम्हारी चोट के क्या हाल है? फिर खुद ही जवाब दिया, ठीक तो जान पड़ती है। कुशहर काखने लगा, मुंह फुलाकर बोले, मुझसे क्यों पूछते हो? खड़े तो है वह हमारे श्रवण कुमार, उन्हीं से पूछो। छोटे पहलवान अपने आप को श्रवण कुमार की हालत में नहीं देखना चाहते थे। कंधे पर कावर रखे हुए माँ बाप को इधर उधर मुर्गों की तरह लटकाकर चलना एक शर्मनाक बात थी। वह मजदूरों का काम था। छोटे चिढ़ गए, बोले, यहाँ श्रवण कुमार के बाप का नाम भी श्रवण कुमार है, उन्हीं से पूछो। इस खानदान में सब साले श्रवण कुमार ही तो होते आए हैं। छोटे ने कहा, साले कहना कोई गाली नहीं है। इतना कहकर वे दरी पर आकर बैठ गए। पंचों का बिगड़ैल चेहरा देखकर अचानक वे मुस्कुराए और यह दिखाने के लिए कि ये बातें लगभग मजाक में हो रही थी, बोले, 14 लड़कों को तो हमने पैदा किया और हम ही को ये सिखाते हैं कि औरत क्या चीज है। हमें बताते हैं कि साले कहना गाली है। ये तो सिर्फ बात करने का तरीका है, तो अपना तरीका भी यह है कि साले कहकर बात करते हैं। एक पंच ने कहा, मगर साले कहना तो गाली है। छोटे पहलवान दोबारा मुस्कुराए, जैसे अपनी भलमनसाहत से अदालत का हृदय जीतना चाहते हों। बोले, असली गाली अभी तुमने सुनी नहीं है पंडित जी, घुस जाती है तो कलेजा छिल जाता है। सरपंच ने आते ही अनुभव किया कि अपने साथियों को देरी का कारण बताना जरूरी है। वे भुनभुनाने लगे,
चारों तरफ बड़ा भ्रष्टाचार है। तहसील में एक दरख्वास्त लगानी थी, सोचा था कि पेशकार को देकर चले आएंगे। वहां वह कहने लगा कि सवाल खानी तक रुके रहो। एक पंच ने इस स्पष्टीकरण पर ध्यान नहीं दिया, बेरुखी से कहा, फिर भी देर बहुत हो गई, 1 बजने को आ गया है। हिंदुस्तानी की यही खराब आदत है। अंग्रेज इस मामले में पक्का था, टाइम का बड़ा पाबंद। सरपंच ने जोर से कहा, तो तुम तो मौजूद हो ही, तुम क्या किसी अंग्रेज से कम हो? वे दरी के बीचों बीच पालथी मारकर बैठ गए। चपरासी से बोले, चलो कार्रवाई शुरू करो, पुकार लगाओ। यह देखकर भी कि कुसहर और छोटे पहलवान वहां पहले से मौजूद है, चपरासी ने शहराती अदालतों की नकल करते हुए चीख कर आवाज लगाई, कुसहर बनाम छोटे, कोई हाजिर है? छोटे ने कहा, हाजिर तो हैं ही, देख नहीं रहे हो, आंखें हैं कि बटन? सरपंच ने पूछा, पंचायत मंत्री आज भी नहीं आए? उनके साले के साढ़ू के यहाँ आज ज्योनार थी, उनमें गए हैं, हमारे यहाँ कहला दिया है, एक पंच ने बताया। यह पंचायत मंत्री भी बस ऐसे ही है, शिकार के वक्त कुतिया हगासी, मौके पर हमेशा धोखा देता है। अब बताओ, पता नहीं कौन मिसिल कहाँ रखी है, खुद तो ज्योनार खाने चले गए, अब मिसिल निकालने को बचे हम। सरपंच नाराज होकर भुनभुनाते रहे। छोटे पहलवान उन्हें बिना किसी दिलचस्पी के देखते रहे। सरपंच ने अपनी बात आगे बढ़ाई, यही पंचायत मंत्री पर साल जब गबन के मामले में फंसा था, दिन में 4 बार हमारे घर का चक्कर लगाता था। इतनी एड़ी घिसी की दरवाजे पर धूल नहीं बची, अब इधर को आते कतराता है, खानदानी बदमाश है। छोटे पहलवान सामने के चबूतरे और नीम के पेड़ की ओर देखने लगे थे। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी थी, घुड़क कर बोले, सरपंच जी किसे बदमाश बता रहे हो? सरपंच ने चिढ़कर कहा, तुम्हें क्यों चीटियां काट रही है? अभी पंचायत मंत्री की बात चल रही है, तुम्हारी बदमाशी की मिसिल तो अब खुलने वाली है, देखते जाओ। छोटे पहलवान उठकर खड़े हो गए, हिकारत के साथ बोले, यहां मुकदमा करना बेकार है, सरपंच मुझे पहले से ही बदमाश बता रहा है, फैसला क्या करेंगे? कुसहर प्रसाद इतनी देर तक चुपचाप बैठे रहे थे, अब वे भी अचानक खड़े होकर बोले, ठीक है, चलो। पर उसी समय उन्हें शायद याद पड़ गया कि अपने लड़के पर मुकदमा उन्होंने दायर किया है। वे घबराकर बैठ गए, फिर अपनी बेवकूफी पर लीपापोती करते हुए कहने लगे, जब यहाँ दावा दायर कर दिया तो पूरा मुकदमा यही होगा, सरपंच जी ही फैसला करेंगे। चपरासी चबूतरे पर बैठा हुआ पूरी परिस्थिति का सिंहावलोकन कर रहा था। वहीं से बोला, ठीक कहते हो कुसहर, एक ने कहा कि मेरी माँ ने खसम किया तो वे बोले कि बुरा किया, फिर उसने कहा कि खसम करके छोड़ दिया तो वो बोले बहुत बुरा किया, वही हाल है। अब तुमने पहलवान पर मुकदमा चला ही दिया है तो बीच में सिलिर बिलिर करना ठीक नहीं। कुसहर ने चपरासी की ओर देखकर सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि फटीचर आदमी से सही बात कहे तो उसका प्रतिवाद ना करना चाहिए। फिर वे छोटे से बोले, बैठ जाओ, मुकदमा अब हो ही जाने दो। छोटे ने कहा, बापू तुम तो दुमुहा सांप की तरह आगे भी चलते हो पीछे भी, यहाँ हमें पहले ही बदमाश बता दिया गया, अब और क्या सुनना है जो सुनूं, मैं जाता हूं। वे चलने को हुए कि सरपंच ने ललकार कर कहा, जाना कोई हंसी ठट्ठा है, हथकड़ी लगवा कर बुलाऊंगा, नहीं तो सीधे से बैठ जाओ और मुकदमा होने दो। छोटे पहलवान लापरवाही से बोले, हमें ना पढ़ाओ गुरु, हमें यहाँ मुकदमा कराना मंजूर नहीं, मैं यहाँ से उठकर मजिस्ट्रेट के इजलास में जाऊंगा, मैं इसी वक्त तुम्हारे आगे मुकदमा रोकने का दरख्वास्त धासे देता हूँ। अदालत के एक पंच उन राजनीतिज्ञों की तरह थे जो यूएनओ में समस्या से हटकर सिद्धांत की बात करते हैं, और इस तरह वे किसी का विरोध नहीं करते और बदले में कोई उनका विरोध नहीं करता।
जनता शांति चाहती है। हमारी सभ्यता की नींव विश्व बंधुत्व और प्रेम पर पड़नी चाहिए। आदि आदि किताबी बातें सुनकर कमीना से कमीना देश भी सिर हिलाकर हाँ करने से बाज नहीं आता, और उन राजनीतिक क्या यह भ्रम और भी फूल जाता है कि उसने कितनी सच्ची बात कही है। तो यह पंच भी ऐसे ही प्रफुल्लित भ्रम के साथ अपने हिसाब से एक सच्ची बात कहने लगे। पहलवान पंच परमेश्वर होते हैं। इस आसन पर बैठकर कोई अन्याय नहीं कर सकता। मुंह से जो भी निकल गया हो, पर कलम से अन्याय की ही बात निकलेगी। बैठ जाओ। इस शाकाहारी वाणी का छोटे पहलवान पर अच्छा असर पड़ा। वे धम से फर्श पर बैठ गए, पर धीरे से बड़बड़ाए। मुझे क्या पता था कि पंचों की कलम असली है और जवान दोगली है, पर तुम इंसाफ का जिम्मा लेते हो तो बैठ जाता हूं। पंच बोले, हाँ हाँ जिम्मा लेता हूं। तुम यहाँ ठाठ से मुकदमा लड़ो, उम्र भर मुकदमा लड़ते रहो, फैसला तो कलम से होता है। बिना किसी नाटकीयता के मामला इतनी आसानी से सुलझा जा रहा है, यह बात चपरासी को पसंद नहीं आई। बोला, बात से होता क्यों नहीं पंडित जी? घोड़े की लात और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। सरपंच भीतर ही भीतर अपनी गलती का अनुभव कर रहे थे। चपरासी से बोले, 100 बार कहा है कि मुंह बंद करके बैठा करो, पर यह हमेशा अपना चरखा चलाता ही जाता है। लगाऊं एक ठोकर? पंच ने कहा, इसे छोड़िए सरपंच जी, मिसिल खोलिए। मिसिल खोली गई। सरपंच ने एक पंच से कहा, पढ़िए, कुसहर का इस्तगासा पढ़कर मुलजिम को सुना दीजिए। उस पंच ने मिसिल को अनिश्चय के साथ इधर उधर पलटकर देखा, जैसे केवल हिंदी जानने वाला तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम की लिपियों को देखकर सिर्फ देखता ही रह जाता है और फिर घूमकर अपने हिंदी प्रेम में खो जाता है। उसी तरह खोई खोई आवाज में उसने कहा, तब आपके होते हुए मैं क्या पढ़ूं? आप ही पढ़कर मुकदमा कीजिए। मिसिल की हालत जलते हुए आलू की सी हो गई। यूएनओ छाप पंच ने उसे उलट पलट कर सरपंच को वापिस कर दिया। सरपंच ने उसे एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ से दूसरे पंच को पकड़ा दिया। दूसरे पंच ने उसके आखिरी पन्ने पर बने हुए एक गोल दायरे को काफी गौर से देखा, फिर अचानक ही पंच नंबर 1 को पकड़ा दिया। मिसिल इतने हाथों से छूकर तर गई। आखिर में कुसहर प्रसाद ने कहा, सरपंच जी, पंचायत के मंत्री तो आज आए नहीं हैं। आप लोग लिखा पढ़ी के झंझट में कहां तक पड़िएगा? तारीख दे दीजिए, मुकदमा बाद में हो जाएगा। सरपंच ने वीरता पूर्वक कहा, तुम भी कैसी बात करते हो कुसहर? जो सिपाही होकर गोली खाने से घबराए और सरपंच होकर पढ़ने लिखने से, उसके लिए तो बस। छोटे पहलवान ने देह तोड़ी। पसलियों से चट चट की आवाज निकली। उबी हुई आवाज में वे बोले, घंटा भर से तुम लोग 3-13 कर रहे हो, मुकदमा करोगे कि भाड़ ही भूजते रहोगे? सुनते ही सरपंच मुकदमा करने लगे। उन्होंने मिसिल को पढ़ने की दोबारा कोशिश की। उसका एक पन्ना उठाकर वे बिल्कुल अपने मुंह के पास ले आए। उनके होठों के कोनों पर थूक चिपचिपा आया, आंखों के कोने सिकुड़ गए और उन पर कौवे के पंजे उभर आए। लगा उनके जीवन का यह एक अत्यंत दुर्लभ क्षण है। मिसिल अब उनके मुंह के बिल्कुल करीब आ गई थी। उन्होंने एक चटकारी भरी, सांस खींचा, फिर मिसिल का एक टुकड़ा भी ना खाकर उसे समूचा ही फर्श पर रख दिया। इस रस्म के बाद वे तकल्लुफ से बोले, मैं श्री कुसहर प्रसाद का इस्तगासा पढ़ लिया है। कुसहर प्रसाद कहते हैं कि कुसहर प्रसाद के लड़के छोटे वल्द कुसहर प्रसाद ने कुसहर प्रसाद को बिना किसी कारण लाठियों से मारा है। दफा 323 ताजीरात हिंद का इस्तगासा है। छोटे पहलवान इस तरह बैठे रहे जैसे इस सब का उनसे कोई सरोकार ना हो। सरपंच की भौहों के बीच एक खरोच सी निकल आई। उसने पूछा, क्यों कुसहर, सही बात है ना? मुलजिम छोटे ने तुमको मारा था? हाँ सरपंच जी, हजारों आदमियों के सामने मारा था। मेरी हड्डी पसली तक का भूसा बना दिया। सरपंच ने गंभीरता पूर्वक कहा,
समझ बूझ कर बात करो कुसहर, अगर तुम्हारी हड्डी टूटी है तो मुकदमा संगीन हो जाएगा, फिर तुम्हें शहर की अदालत में जाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ दफा 323 चलती है, दफा 325 लग गई तो बम्बे का पानी पिए बिना ना बचोगे। कुसहर ने कुछ सोचकर कहा, तो सरपंच जी, मेरी हड्डी सचमुच थोड़े ही टूटी है, यह तो कहने की एक बात है, पर इसने मुझे बहुत मारा, लाठुओं से पुआल जैसा पीट दिया। यह देखो सिर के घाव, यह मेरा लड़का नहीं दुश्मन है। एक पंच टाट का एक कोना दबाए हुए था, चुपचाप माला जप रहे थे। माथे पर सफेद तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। बुजुर्ग आदमी थे, देखते ही लगता था ये तिथि और लग्न विचारने में दक्ष हैं, पुरोहिती करते हैं और वैद्य का काम भी जानते हैं, और इन तरकीबों से देहात में काफी सुखपूर्वक रहते हैं। यही नहीं, मौका मिल जाए तो वे अपना करिश्मा शहर में भी दिखा सकते हैं। वहां बड़े बड़े अफसरों से मिलकर उन पर चढ़े हुए 7.5 सनीचर का खात्मा दिखाकर, उनकी तरक्की या विलायत यात्रा का भविष्य बोलकर उन लोगों से काफी मोटी दक्षिणा और उससे भी ज्यादा मोटा सरकारी अनुदान झाड़ सकते हैं। उन्होंने जब कुसहर के मुंह से सुना कि छोटे उनका लड़का नहीं बल्कि दुश्मन है, तो उनका माला जपना ही बंद हो गया। उनके मुंह से निकला, हे प्रभु। छोटे ने खखारकर इस भावना का समर्थन किया। सरपंच ने कहा, बड़ी खांसी आ रही है। पहलवान बोले, हमारे बाप राण की तरह रो रहे हैं, इनकी बात सुन लो, हमारी खांसी का हिसाब बाद में लगाना। सरपंच ने कुसहर से पूछा, तो फिर तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी? ऐसा है तो मामला दफा 323 का ही है। कुछ रुककर उन्होंने अपनी बात दोहराई, तो फिर यह मामला दफा 323 का ही रह जाता है। भाला बर्छी तो नहीं चली? चली हो तो बताओ, मगर तब मामला दफा 324 का हो जाएगा। कुसहर ने घबरा कर कहा, नहीं सरपंच जी, हमारे यहाँ भाला बर्छी का क्या काम, 7 पीढ़ी से हम लोग लाठी ही चलाते आ रहे हैं। वे बोले, ठीक। मिसिल का एक आध पन्ना उलटकर उन्होंने फिर पूछा, कुसहर, अच्छा बताओ, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा था? छोटे बोले, ये क्या खाकर बताएंगे, मैं बताऊं? सरपंच ने मुस्कुरा कर कहा, मुकदमे में भी नंबर चलता है पहलवान, पहले मुस्तगिस फिर मुल्जिम, तुम्हारा भी नंबर आएगा, घबराओ नहीं। घबरा कौन रहा है, और तुम भी ना घबराओ, भगवान चाहेगा तो एक दिन तुम्हारा भी नंबर आएगा। सरपंच ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, कुसहर से ही पूछा, तो बताओ भाई, छोटे ने तुम्हें क्यों मारा? क्या बताएं कि क्यों मारा? मरखन्ना बैल किसी को क्यों मारता है, यह भी कोई पूछने की बात है? जवान है, पहलवान है, गांव में इसे कोई नीचा दिखाने वाला है नहीं, इसकी देह चर्राया करती है, हाथ में खुजली थी, उतारने के लिए मुझी को धमक बैठा। गलत बात है, सरपंच ने बात काट कर कहा, बिना 2 हाथों के ताली नहीं बजती, तुमने भी कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। कुसहर मासूम बन गए, बोले, मैं क्या कर सकता हूं सरपंच जी, मैं भला छोटे के मुकाबले खड़ा होऊंगा? सरपंच जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, जैसे बहुत सोच रहे हों। इस तरह नीचे देखते रहने के बाद बोले, इतने सीधे ना बनो कुसहर, यहाँ की अदालत तुम्हारी नस नस जानती है, हमने खुफिया तौर पर पूरा हाल मालूम कर लिया है। इस उम्र में तुम्हें इश्कबाजी सूझती है, हमें चराने लगे हो महाराज, तुम भी कुछ कम नहीं हो। कुसहर घिघिया कर बोले, सरपंच जी, घर पर मुझे लाठियों से मारा गया है और यहाँ तुम बातों से मार रहे हो, यह कहाँ का इंसाफ है? माला फेरने वाले सरपंच ने कहा, अब जो ढका है उसे ढका ही रहने दो प्रभु, ज्यादा ना कूरे दो। कुसहर महाराज, तुम बड़े महात्मा हो, सभी जानते हैं। यूएनओ छाप सत्यवादी पंच ने सरपंच से कहा, आगे चलाइए मुकदमा, कुसहर जैसे भी हूं, पर मामला तो हमारे आगे 323 का है, उसी पर टिके रहिए। पर सरपंच के सिर पर मुकदमे का नशा चढ़ चुका था। वह ऐठ कर बोला, तुम क्या जानो यहाँ क्या हो रहा है?
अभी अभी मैं तहसील से लौट रहा था, रास्ते में लोगों से बातचीत हुई, सनीचरा भी था। सभी ने जो सुनाया उससे कान गंधा गए। यह कुसहर किसी से कम नहीं है, जितना धरती से ऊपर है उतना ही नीचे गड़े हैं। गांव की कुसहर को इस अपमान ने औंधा कर दिया। वे दीनता पूर्वक इधर उधर देखने लगे। अपने जमाने में वे काफी उग्र थे, पर वहीं जहां मारपीट की बात हो, कायदे कानून के सामने वे हमेशा इसी तरह दीन हो जाते थे। इस समय उन्होंने 10 दिशाओं के सहारे की अपील की। उनकी आंखों से दुख टपकने ही वाला था, पर दोनों पंच और सरपंच इत्मीनान से उनकी हालत का मुआयना करते रहे। कुसहर ने अब धीरे से सिर उठाकर छोटे पहलवान की ओर देखा। उधर देखते हैं उनका मुंह फैल गया। छोटे की भौहें टेढ़ी हो गई थी, होंठ खिंच गए थे। वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सरपंच से बोला, ए चिमिरखी दास, चाय चाय बंद करो। एक पड़ाक से कंटाप पड़ेगा तो यही विसिल विसिल लिए जमीन में घुस जाओगे। 2 घंटे से सुन रहा हूँ, हमारे बाप को घुमा फिराकर हरामी बता रहे हो। हमारे बाप हरामी है तो तुम्हारे बाप क्या हैं? कहते कहते छोटे की आवाज गनगना उठी, मैं अभी मर नहीं गया हूं। अब कोई असल बाप का हो तो हमारे बाप को गाली दे। सन्नाटा छा गया। चपरासी धीरे से छप्पर के दूसरे कोने की ओर बिल्ली जैसी छलांग लगाकर छिप गया। सरपंच जी हक्का बक्का हो गए। कुसहर ने संतोष की सांस ली। माला जपने वाले पंच ने आंख मूंदकर कहा, प्रभो। छोटे वैसे ही दहाड़ते रहे, ए प्रभो, तुम्हारी माला वाला तुम्हारे मुंह में खोसकर पेट से निकालूंगा, या प्रभो प्रभो वाली फंटूसी पिल से निकल पड़ेगी। तुम भी हमारे बाप को गाली दे रहे थे। कुसहर के मुंह से अब बोल फूटा, ए छोटुआ, बहुत हुआ, अब चुप रह। अदालत का मामला है, मुकदमा चल जाएगा। तुम मुंह लिए बैठे रहो बापू, मैं सब जानता हूं। मैं खुद कल शहर जाऊंगा और इन पर मुकदमा कायम कर दूंगा। इन्होंने तुम्हें भरी सभा में ना जाने क्या क्या कहा है। एक एक से 1.25 लाख की कोटी में मूंज ना कुटवाऊं तो समझ लेना तुम्हारे पेशाब से पैदा नहीं हुआ हूं। कहकर उसने कुसहर का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरह से घसीटता हुआ छप्पर से बाहर निकल आया। अभी आप सुन रहे थे श्रीलाल शुक्ल जी की लिखी उपन्यास राग दरबारी का 16वां भाग। ये भाग आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। हम जल्द ही लौटेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।